नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को मैं फिर से आगे बढ़ाते हुए बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। फिर अब एक सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं, अभी इम्पैक्ट देख चुके हैं 1857 के बाद जो उसे क्या बोलते हैं वॉर के इम्पैक्ट थे वो हम देख चुके हैं 1857 के। अब उसके बाद हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिया था 1861 तक। तो 1861 से लेकर 1880 तक का सफ़र हम तय करेंगे इस स्लाइड में, 1880 तक। तो जो 1857 था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? 1857 तक के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का अब क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग का जो डेजिग्नेशन था वो चेंज करके एक वॉइस रॉय बना दिया गया था, उसको वॉइस रॉय बना दिया गया था लॉर्ड कैनिंग को। तो उसके बाद फिर उसे क्या बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग को बुला लिया जाता है 1862 में बुला लिया जाता है और बोला जाता है कि ठीक है अब तुम वापस आ जाओ। ब्रिटेन चला जाता है और भेजा जाता है इन भाई साहब को जिनका नाम था जेम्स ब्रूस। इनका नाम जेम्स ब्रूस था, हालांकि जेम्स ब्रूस के नाम से नहीं है, एल्जिन के नाम से फेमस थे। अर्ल एक पोस्ट होती थी, अर्ल लॉर्ड ये सब पोस्ट हुआ करती थी। एल्जिन या फिर लॉर्ड एल्जिन भी बोलते थे कुछ लोग, फिलहाल ये एल्जिन के नाम से फेमस थे। वैसे तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, लेकिन इनका कार्यकाल भी बहुत छोटा ही रहा। 1862 से लेकर 1863 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके टाइम पे एक ही इंपॉर्टेंट मोमेंट हुआ, वहाबी मोमेंट। वहाबी मोमेंट आपको पता है, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी इंडियन नेशनल मोमेंट पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे भी वहाबी मोमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। तो बस इनके टेन्योर में वहाबी मोमेंट हुआ था जिसको इन्होंने सप्रेस कर दिया था। अगला गवर्नर जनरल जो है वो आता है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस जो है, इसको लॉर्ड लॉरेंस भी बोलते थे। इसका जो कार्यकाल था वो 1864 से लेकर 1869 तक रहा। इसने 1865 में एक बहुत बड़ा काम किया। जो अदालतें हुआ करती थी, सदर अदालत, इनको मर्ज करके एक हाई कोर्ट बनाता है। 3 नए हाई कोर्ट का निर्माण कर देता है और जो सदर अदालत थी उनको मर्ज कर देता है। सदर अदालत का जो कॉन्सेप्ट था वो वेरन हेस्टिंग से निकल कर आया था। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है, हेस्टिंग ने सदर अदालत बनवाई थी। तो सदर अदालत जो थी उसको मर्ज कर देता है फाइन। और इसने क्या किया, ये इसने इनएक्टिविटी की से क्या बोलते हैं पॉलिसी को फॉलो किया अफ़गानिस्तान में। हालांकि इंडो अफ़गान वॉर हुए इसके टाइम पे, और इसके टाइम पे 1864 से 1865 तक क्या चला, एंग्लो भूटान वॉर चला। तो अगर एंग्लो भूटान वॉर की बात करें तो उसका रीज़न क्या था? 1864 में ब्रिटेन ने क्या किया था, एक पीस मिशन भेजा था। कहाँ पे? भूटान में, कि हाँ चलो एक शांति समझौता करते हैं दोनों लोग मिलके। एशले एडन को भेजा गया था, लेकिन एशले एडन को मार के भगा दिया भाई भूटानियों ने। ठीक है, तो इसने ये आया सीधे भागता हुआ लॉरेंस के पास। तो लॉरेंस कहता है अच्छा ऐसी बात, चलो ठीक है वॉर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसे क्या बोलते हैं, अटैक कर दिया और असम का जो द्वार वाला रीजन है वो ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो नवंबर में ब्रिटेन डिक्लेयर कर देता है वॉर भूटान के अगेंस्ट, और भूटान 5 महीने के अंदर हार जाता है। उसके बाद 1865 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला होती है। इससे सीधे 100 साल पहले अगर आप याद करोगे 1765, तो क्या होता है, बक्सर की लड़ाई। ठीक है, प्लासी टू पार्टीशन वाला किस्सा हम अभी पढ़ ही रहे हैं, बीच में पहुंच गए, 100 साल हो गए इस चीज़ को। बक्सर की लड़ाई के बाद क्या होता है, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को। तो चलिए ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर में। तो 1865 में एक संधि होती है भूटान और इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि अब कंपनी नहीं रही, अब तो सीधे डायरेक्ट क्राउन कंट्रोल कर रहा है, जिसको ट्रीटी ऑफ सिंचुला के नाम से जाना जाता है। और भूटान जो है वहाँ की जो फोर्स है वो पीछे चली जाती है और फाइनली द्वार और कुछ बिरार वाला जो और असम वाला जो एरिया है इसको द्वार ऑफ असम भी बोला जाता है। ये जो कुछ बिरार जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये उसे क्या बोलते हैं, 1865 से पहले भूटान के पास हुआ करते थे। सिंचुला की ट्रीटी के बाद ये भारत में आ गए, जो कि अभी भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र हमारे पास आ जाता है, आई मीन ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाता है, ब्रिटिश इंडिया के पास आ जाता है। और इसी के कार्यकाल में एक और चीज़ होती है, 1864 से लेकर 1868 तक फर्स्ट लोकल बॉडी, जिसको म्यूनिसिपैलिटीज़ इन इंडिया बोला जाता है, उसका गठन किया जाता है। और साथ ही साथ इसको इसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो सारे नॉमिनेटेड होते हैं, और इसको हेड किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, डीएम के द्वारा। अब ये जो उसे क्या बोलते हैं, लोकल बॉडीज़ की स्थापना की जाती है, इसके पीछे भी एक
चाल होती है अंग्रेज़ों की, या समझ लीजिए एक मजबूरी होती है। एक्चुअली फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ चलने लगती हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज़ेशन हो चुका होता है, तो डिसेंट्रलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। मतलब यूनियन बन चुका होता है एक तरीके से, आप कह सकते हैं फेडरेशन की फिर से ज़रूरत है कंट्री को, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। और उसे क्या बोलते हैं, यूरोप में ज़्यादा चीज़ें उसे क्या बोलते हैं, यूरोप के मॉडर्नाइजेशन में खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो इनको और ज़्यादा टैक्सेस चाहिए थे, इसलिए इन्होंने लोकल टैक्स इसी बहाने से उसे क्या बोलते हैं, लगा दिए। और भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, राष्ट्रवाद की जो भावना है भारत में, देश में बढ़ती जा रही थी, तो उस भावना को कहीं ना कहीं ये सप्रेस करना चाहते थे। तो इनको लगा कि अगर हम लोकल लेवल पे डेवलपमेंट पे फोकस करें, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है लोकल लेवल पे फोकस करना, जिससे क्या होगा कि जो राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में बढ़ती जा रही है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको और ज़्यादा कम करने के लिए इन्होंने सोचा, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, नेशनल मूवमेंट जितने उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए लोकल इंडियंस को पॉलिटिक्स में लाना, उनको थोड़ा बहुत लालच देकर पॉलिटिक्स में लाना, ये सब करना चाहते थे। तो इन्होंने ये सारे काम लॉरेंस के टाइम पे शुरू हुए। लॉरेंस ने सारी पॉलिसीज अपनाई। अगला चेंज क्या किया, 1867 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आ जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था, ये जो एक्ट है ये एक तरीके से मेटकैफे एक्ट जो 1835 था, इसको उसे क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देता है। मेटकैफे एक्ट में क्या था, मेटकैफे एक्ट ने रेगुलेट किया था प्रेस को, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया था, लेकिन इसमें थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि कोई सी भी बुक जो है या न्यूज़पेपर है अगर वो पब्लिश हुआ तो उस पर पब्लिशर्स का नाम होना बहुत ज़रूरी है, और किस प्लेस पे पब्लिश हुआ है ये भी उसमें बताया जाना चाहिए। और एक उसकी लोकल गवर्नमेंट को कॉपी विद इन 1 मंथ आपको उस बुक की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी पब्लिश करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक कर दी गई थी। और आपको एक चीज़ बता दूं कि 1867 का जो पब्लिशर एक्ट है ये कहीं ना कहीं अब भी चल रहा है, मतलब हमारे इंडिया में अब भी ये एक्ट लागू होता है। आप अब भी पब्लिशर का नाम कंपलसरी है, बिना पब्लिशर के नाम के आप किसी भी बुक को छाप नहीं सकते, और लोकल गवर्नमेंट को आपको कॉपी देनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट को लगा ऐसा ही नहीं है तो कॉपी बंद भी करी जा सकती है, वो बुक नहीं छपे ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक्ट अब भी हम फॉलो कर रहे हैं, 1861 का एक्ट। अगला वाइसरॉय है रिचर्ड बॉक, जिसको मेयो के नाम से जाना जाता है, मायो भी बोलते हैं, 6 अर्ल ऑफ मायो, मायो के नाम से या मेयो के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यकाल तो ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, लेकिन इसने काम बहुत बड़े बड़े किए। 1869 से लेके 1872 तक रहा, और ये पहला ऐसा उसे क्या बोलते हैं वाइसरॉय था जिसका असैसिनेशन हुआ था, जिसको मार डाला गया था, ये जिसने भूचाल मचा दिया था, मतलब पहला ऐसा था। तो इसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया। आपको अभी मैंने पढ़ाया जो लॉरेंस था उसने डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हालत बहुत खस्ता हो रखी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे कह रही थी तुम इतना बड़ा देश चला रहे हो, इतना बड़ा अंपायर चला रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं, हम पैसा क्यों देते, तुम वहीं से टैक्स लो, इतना बड़ा देश चला रहे हो। तो इसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी, लोकल लेवल पे टैक्सेस और ज़्यादा बढ़ाए, धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया इसने अथॉरिटीज़ को। और साथ ही साथ इसने एक और काम किया, सेंसस की शुरुआत करी। सेंसस की शुरुआत है 1871 में हुई। हालांकि ये फुल सेंसस नहीं हो पाया था क्योंकि मार ही डाला गया था। फुल सेंसस जो है 1881 वाला जो था उसके बाद से माना जाता है कि फुल सेंसस शुरू करे गए। पहला 1881 में हुआ था, लेकिन उसकी शुरुआत जो थी, एक सेंसस की जो शुरुआत करी गई, जनगणना की जो शुरुआत करी गई 1871 में मेयो के द्वारा करी गई। और इसने कुछ कॉलेज ओपन करवाए, 2 कॉलेज ओपन करवाए। हालांकि इसने डायरेक्ट ओपन नहीं करवाए, लेकिन हाँ इसका विचार था उसमें, ये ओपन करवाना चाहता था। एक तो राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ और दूसरा मेयो कॉलेज एट अजमेर। ये दोनों अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और दोनों बहुत ही महंगे कॉलेज हैं। इसमें इसका पर्पस क्या था, एल्टन कॉलेज है, एल्टन कॉलेज लंदन। उसमें क्या होता था, वहाँ के जो प्रिंस वगैरह होते थे, आल वगैरह, लॉर्ड वगैरह होते थे, इनके बच्चे पढ़ते थे और उनको कुछ अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती थी, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो इसमें सोचा जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं या इंडियन प्रिंसेस हैं, इनको भी मैं कुछ अलग तरीके की चीज़ें पढ़वाऊंगा, और उस विचार से इसने कॉलेजेस की स्थापना करवाई। मेयो कॉलेज ऑफ एट अजमेर एंड राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़। तो जो कॉलेजेस थे इनमें प्रिंस वगैरह के बच्चे पढ़ते थे या लॉर्ड वगैरह के बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन 1847 के बाद से कॉलेज नॉर्मल हो गए। इसने स्टैटिक सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया और इसने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना करी। आप देख रहे हैं धीरे 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 डिसेंट्रलाइज जैसे जैसे हो रहा है, अलग अलग उसे क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट बनने जा रहे हैं। इसने एक और बहुत बड़ा काम किया, इसने क्या किया, रेलवे को जो है ना उसको स्टेट ओन बना दिया, मतलब रेलवे को सरकारी बना दिया। अब उससे पहले क्या था, प्राइवेट कंपनियां आती थी
ब्रिटेन से और वो अपना रेलवे लगाती थी और टैक्स वसूलती थी, भारी टैक्स वसूलती थी, मनमर्जी का टैक्स लेके जाती थी। लेकिन इसने क्या किया, इसने उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज तो करा ही करा उस चीज़ों को, और स्टेट ओन्ड कर दिया। लाइक लोकल लेवल पे जो जिस एरिया में रेलवे है उस एरिया की ओनरशिप उस एरिया की गवर्नमेंट को दे दी गई। तो ऐसे करके स्टेट ओन्ड रेलवे बना दी इसने। और ये मैंने पहले बता दिया कि पहला ऐसा वॉइस रॉय था और इकलौता ऐसा वॉइस रॉय है जिसका मर्डर किया गया था पठान के द्वारा। एक उसे क्या बोलते हैं, शेर खान पठान करके एक व्यक्ति था। अंडमान निकोबार में उसको काला पानी की सज़ा हुई थी। तो ये पुलिस वाला, तो इसने कुछ उससे क्या बोलते हैं क्राइम कर दिया था, तो इसको अंडमान निकोबार भेजा गया था। काला पानी की सज़ा हुई थी। तो उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में पुलिस वाला था। तो इसको लगा कि हाँ, तो वॉइस रॉय आ रहा है, और इसने वॉइस रॉय को चाकू मारकर मर्डर कर दिया। वॉइस रॉय का मर्डर कर दिया इसने, वॉइस रॉय की हत्या कर दी। तो पूरा भूचाल आ गया था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद से ही कुछ सिक्योरिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया गया कि हाँ, जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप सोचिए, एक वॉइस रॉय की हत्या हो जाना, हेड ऑफ द स्टेट, इतना बड़ा एम्पायर, उसका हेड ऑफ द स्टेट है, उसकी हत्या हो गई, चाकू मार दिया गया, वो भी एक जेल के अंदर। तो ये इंसिडेंट के बाद इसकी मौत हो जाती है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे तो इसका फोकस था ही, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करना चाहता था चीज़ों को। तो इसके चलते इसने क्या किया, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ बोला कि अब जो स्टेट में जितना, मान लो स्टेट मतलब केंद्र को, सेंटर को जितना टैक्स मिलता है उसमें से कुछ पैसा तुम्हें, स्टेट जो प्रोविंसेस हैं, स्टेट नहीं, उस टाइम पे प्रोविंसेस हैं, इनको भी फिक्स कर दिया गया। इनके लिए भी फाइनेंसेस फिक्स कर दिए गए। इससे इनसे बोला गया कुछ काम जो हैं वो अपने लोकल लेवल पे करो, जैसे पुलिस, जेल, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, रोड्स। और इनसे बोला गया ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, पुलिस में ज़्यादा लगाना है, जेल में ज़्यादा लगाना है, एजुकेशन में ज़्यादा लगाना है, मेडिकल सर्विसेज, रोड, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, ये स्टेट अपने हिसाब से खुद डिसाइड कर सकती हैं। आज भी ये सारे के सारे स्टेट सब्जेक्ट हैं। आज भी आप देखो, पुलिस, जेल, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, रोड, उसे क्या, रोड एक तरीके से रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है, और एजुकेशन, ये दोनों इस सेंटर और स्टेट दोनों देख सकते हैं आप, कंकरेंट कह सकते हैं। बाकी जो मैटर हैं कंप्लीटली स्टेट के हैं। रोड भी आप स्टेट का ही कहेंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं नेशनल हाईवेज जो है वो सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आज भी स्टेट लिस्ट में ही आते हैं। तो इन सबको भी छूट दे दी गई स्टेट्स को कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे आप जहाँ चाहो जितना चाहो पैसा लगा सकते हो, आपके लिए कुछ फिक्स अमाउंट कर दिया जाएगा सेंट्रल की तरफ से। और इसका एक ये रेजोल्यूशन बहुत फेमस था, मायो रेजोल्यूशन बोला जाता है। आज भी इसको कोट करते हैं कि अगर आपको लोकल लेवल पे डेवलप करना है, लोकल इंटरेस्ट की बात करनी है, तो आपको लोकल लोगों को पब्लिक वर्क में, मेडिकल रिलीफ में, सैनिटेशन में या एजुकेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम सेंट्रल को फंड लोकल को देना चाहिए, और इसी बेस पे ज़्यादा अच्छे से काम हो सकता है। इसने क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी बंगाल की, मद्रास की या नॉर्थ वेस्ट की प्रोविंस की, वहाँ पे म्यूनिसिपल एक्ट को पास किया और वहाँ पे म्यूनिसिपलिटी बनवाई और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। तथा इसने फाइनेंशियल जो बजट था उसको बाइफरकेट कर दिया, स्टेट और प्रोविंस के बीच में बांट दिया। स्टेट को स्टेट का पैसा दिया जाएगा और वो अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगला था थॉमस बेरिंग का कार्यकाल जितना कुछ खास नहीं है, इसके बारे में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई बस। ये 1872 से लेकर 76 तक रहा। इसके टाइम पे क्या हुआ था, 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट हुई थी। अब प्रिंस ऑफ वेल्स कौन है? प्रिंस ऑफ वेल्स कौन होते थे? जो ब्रिटेन में क्वीन या किंग है, उसका जो बड़ा बेटा होगा, मतलब जो गद्दी का आगे चल के हकदार होता था, उसको उस समय के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स बनाया जाता था। अभी भी बनाया जाता है। अभी भी प्रिंस ऑफ वेल्स कौन है? चार्ल्स हैं। प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। वेल्स यूके में ही है। यूके में वेल्स आता है आपका, स्कॉटलैंड आता है आपका, इंग्लैंड आता है आपका, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। तो वेल्स जो है, वेल्स के जो प्रिंस होते हैं वो जो ब्रिटिश क्वीन है या किंग है उनके बड़े बेटे होते हैं। उस टाइम पे कौन थे? जॉर्ज फोर्थ थे, जो आगे चल के राजा बने। और तो ये आते हैं ब्रिटेन में। तो बहुत बड़ी बात, इंडिया में बहुत बड़ी बात है कि कोई से क्या बोलते हैं, वाइस रॉय से मिलने सीधे ब्रिटेन का हुक्मरान कोई आ रहा है। क्वीन तो आ नहीं सकती थी, क्योंकि जो विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उनकी एज उस समय ऑलमोस्ट 60 ईयर होगी, तो वो तो आ नहीं सकती थी, वैसे बुजुर्ग थी, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा था। तो इसकी विजिट थी। और गायकवाड़ के जो राजा थे, बड़ौदा के गायकवाड़, उनका ट्रायल हुआ था। आप ये सोच लीजिए कि राजा का ट्रायल हुआ था इसके टाइम पे। क्यों हुआ था? क्योंकि उन पे आरोप थे कि जो पॉलिटिकल एजेंट था ब्रिटिश का, उसने उनके साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, ऐसा कुछ। और कूका मूवमेंट इसके टाइम पे चालू हुआ था पंजाब में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रिंस ऑफ वेल्स की उसे क्या बोलते हैं, विजिट याद रखना है। 1875 में हुई थी। उस टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे थॉमस बेरिंग था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो गवर्नर जनरल है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने जीना हराम कर दिया था हम लोगों का, हिंदुस्तानियों का जीना हराम कर दिया था लिटरली इसने। ये पूरे देश के लिए काल था जिसको लिट्टन बोला गया। ये 1876 से लेकर 80 तक रहा तो 40 साल, लेकिन इसने 4 साल में तबाही मचा दी। 1877 में क्या हुआ था, इसकी सबसे बड़ी जो इसके टाइम की जो घटना है वो है उसका दिल्ली दरबार का, उससे क्या बोलते हैं, दिल्ली दरबार लगवाना। इसने दिल्ली दरबार लगवाया था। दिल्ली दरबार क्या था, जैसे बेसिकली पहले मुगल लगवाया करते थे, अब इसने लगवाया। तो वहाँ पे महफिल सी बैठती थी, दिल्ली के ग्राउंड में एक महफिल सी बैठती थी। वहाँ पे जो लोकल लीडर हुआ करते थे, लोकल राजा वाजा हुआ करते थे, वो सब आते थे। और जो कोई किंग या क्वीन का जो आता था यहाँ पर नुमाइंदा, किंग तो एक ही बार आए थे, 1911 में आए थे, और उससे पहले 3-4 बार दरबार हुए, उसमें कोई नहीं आया था। लाइक कोई ना कोई मतलब वैसा आता था उनका खास आदमी। तो ये दिल्ली दरबार लगाया जाता है लिट्टन के द्वारा पहली बार, और ग्रैंड दिल्ली दरबार बोला जाता है 1877 में। उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको उपाधि दी गई कैसरे हिंद की उनको उपाधि दी गई क्वीन को इम्प्रेस करने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता था दिल्ली दरबार। यहाँ पे जो भी नुमाइंदा आता था वो बैठता था बीच में, और बाकी ये राजा वाजा बैठे हुए हैं। ये परेड चल रही है, राजा वाजा आए हुए हैं, आसपास के लोग जो किंग विंग हैं, ये सब तोहफे लेकर आए हैं ब्रिटिश के जो नुमाइंदे हैं उनके लिए। और एक परेड सी हुई है, एक मान लो रिपब्लिक परेड टाइप की, रिपब्लिक परेड तो नहीं कहेंगे, परेड मान लो उसको, रिपब्लिक तो था ही नहीं तब, तो कोई ना किंग हुआ करता था, मोनार्क था, लेकिन हाँ एक परेड टाइप होती थी। तो ये होता था दिल्ली दरबार। तो अगर हम अब तक देखें तो दिल्ली दरबार 3 बार लगा है। 1877 में पहली बार लगा, उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी ब्रिटेन की रानी। उसके बाद लगाया गया दिल्ली दरबार 1903 में। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये भी मैं बताऊंगा, ग्रेट फेमाइन, बहुत ज़्यादा भूखमरी अकाल पड़ा हुआ था जिस टाइम पे दिल्ली दरबार लगाया था लिट्टन ने। मतलब कहा नहीं जा सकता इतनी बुरी हालत थी, उसको डिफाइन करा ही नहीं जा सकता, इतनी बुरी हालत थी इंडिया की। भूखमरी की वजह से अकाल पड़ा हुआ था, और इसने दिल्ली दरबार लगा रखा था उस टाइम पे, एक ग्रैंड दिल्ली दरबार क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस करने के लिए। फिर 1903 में दिल्ली दरबार लगता है दोबारा से। उसमें कौन थे, किंग एडवर्ड 7 थे ये, और क्वीन अलेक्जेंड्रा थी। और ये किसके द्वारा लगाया गया था, कर्जन के द्वारा। कर्जन भी बड़ा महान आदमी है, इसकी कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा। 1905 में इसमें बंगाल डिवीज़न वगैरह जो इसने करवाया था, ये भी बड़ा अलग ही टाइप का, अलग ही कैरेक्टर है। 1911 में फिर क्या हुआ, किंग जॉर्ज फिर से लगा दिल्ली दरबार। जब इस बार पहली बार ऐसा हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास में कि पहली बार कोई किंग इंडिया आया था, जो उसे क्या बोलते हैं, किंग और क्वीन, किंग जॉर्ज 5th पंचम, किंग जॉर्ज पंचम बोला जाता है इनको, और क्वीन मैरी। और इन्होंने एक्चुअल में अटेंड किया था, ये हार्डिंगे के द्वारा लगाया गया था, हार्डिंगे के द्वारा 1911 में लगाया गया था दिल्ली दरबार। और लिट्टन ने क्या किया था, लिट्टन ने क्या किया, यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स जो है, सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया इसने, और इम्पोर्ट्स को इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी उनको अबॉलिश कर दिया, और एक फ्री ट्रेड स्थापित करी इसने। और इसने क्या किया, इसने डिसेंट्रलाइजेशन पे, फाइनेंस के डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी शुरुआत जो है मेयो ने करी थी, उसको इसने कंटिन्यू रखा। फाइनेंस के क्षेत्र में इसने बहुत ज़्यादा काम किया, और इसने जो प्रोविंसेस हैं उनकी थोड़ी पावर और ज़्यादा बढ़ा दी गई। लैंड रिवेन्यू से जुड़ी हुई एक्साइज, स्टैम्प, लॉ एंड जस्टिस, इन सब चीज़ों से, इन सारे मैटर्स पे थोड़ी सी और ज़्यादा पावर बढ़ा दी गई जो प्रोविंसेस थे उनके। मतलब आप देख रहे हो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, मतलब हम यूनियन से फेडरल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लिट्टन वांटेड टू एनकरेज द प्रोविंसेस टू कलेक्ट रेवेन्यू। जो प्रोविंसेस हैं उनको एनकरेज करता था कि तुम जितना ज़्यादा पैसा ला के दोगे उतना ज़्यादा पैसा तुम्हें मिलेगा, और तुम उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, अपने स्टेट के लिए काम कर पाओगे। तो उनको एनकरेज करने के लिए ऐसे काम करता था। उस समय के जो सिविल अभ्यर्थी थे उनके लिए अभिशाप था एक तरीके से। 1876 में इसने क्या किया, जो इंडियन सिविल सर्विस की एज थी उसको 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया गया। ये एक तरीके से किया इसलिए गया था कि 19 साल का जो इंडियन बच्चा होगा वो ब्रिटेन जाके एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसने थोड़ा बायसनेस दिखाई, पक्षपात दिखाया, और इसका मेन रीज़न यही था कि इंडियंस जो हैं वो सिविल सर्विस में ना हो पाए इंडियंस, इसलिए इसने ऐसा किया। 1878 में इसने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की स्थापना भी करी, जो कि सिर्फ इंडियंस के लिए थी। हालांकि बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया। 1873 से लेकर 1874 तक बिहार में बहुत ज़्यादा फेमाइन आती है, भूखमरी आती है, अकाल पड़ता है। तो उस टाइम पे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ ध्यान दे नहीं रही थी, लेकिन उस रिचर्ड टेम्पल करके वहाँ पे उस एरिया के जो गवर्नर जनरल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे,
बंगाल के, ये थोड़ा सिंसियर व्यक्ति था, ये थोड़ा ध्यान देने वाला, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर दिल था। तो इसने क्या किया, रिलीफ प्रोग्राम चलाए। रिलीफ प्रोग्राम जैसे अभी मनरेगा वगैरह होते हैं, उस टाइम पे रिलीफ प्रोग्राम चलते थे। तो इसने इस चीज़ से निजात पाने के लिए क्या किया, बर्मा से राइस को इंपोर्ट किया, जिससे भुखमरी जो है, जो अकाल पड़ा हुआ है, इस पे कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन हुआ क्या, अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया। 1 लाख टन जो था अनाज जो है वो अनयूज्ड पड़ा रह गया, ऐसे गोदामों में सड़ गया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने बाद में इसका बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया कि तुम उन इंडियंस के लिए की मदद कर रहे हो जिनको ज़रूरत ही नहीं है, फालतू में उन पर इतना खर्च कर रहे हो। अनयूज्ड पड़ा रह गया। हालांकि रियलिटी ये थी, अनयूज्ड तो पड़ा रह गया था, लेकिन ये इसलिए पड़ा रह गया था क्योंकि सबके पास पहुंच ही नहीं पाया। जो जनता थी, जिसको रियल में ज़रूरत थी, वो भूखे मर गए बेचारे, मवेशी बहुत सारे मर गए। और इसका बाद में क्रिटिसिज्म किया ब्रिटिशर्स ने अलग तरीके से कि इनको क्यों दे रहे हो, ये सब अनयूज पड़ा रह जाता है। और जो 1876 का ग्रेट फेमाइन था, ये जो अकाल पड़ा था, इसने ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्ट किया था वो साउथ इंडिया को इफेक्ट किया था। साउथ इंडिया वाले पोर्शन में इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। और उससे क्या वर्स्ट कंडीशन थी जो डेक्कन वाला एरिया है। इसका जो रीज़न था वो थोड़ा साइंटिफिक था। एल नीनो की वजह से जो है बारिश जो है 2 सीजन तक स्किप हो गई थी, बारिश हुई नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो लिप्टन था वो कंटिन्यूसली रेगुलर ग्रेन को एक्सपोर्ट करता जा रहा था, यहाँ से अनाज को ब्रिटेन भेजता जा रहा था। 3,20,000 टन उसने वीट को एक्सपोर्ट कर दिया था ब्रिटेन में, जबकि लोगों की कंडीशन ये थी। ये सोचिए उस टाइम की पेंटिंग है, लोग कैसे मर रहे थे भुखमरी से। लेकिन टेम्पल जो था बंगाल का गवर्नर, ये थोड़ा सा सेंसिबल था, इसको आगे चल के फेमाइन मिनिस्टर भी बनाया गया। फेमाइन मिनिस्टर इसको बनाया गया। तो इसने लिप्टन साहब से बोला कि सर ये ठीक नहीं चल रहा है, आप एक काम करो, जो हमारी पॉलिसी है एक्सपोर्ट करने की, इस पर थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी। और उसे क्या बोलते हैं, हमें इंडियंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ये सोच रहा था, इसे पता था कि अगर यहाँ की जनता ही मर जाएगी तो हम राज किस पे करेंगे। तो इसने कई सारे रिलीफ के प्रोग्राम निकाले और इसने राशन वासन बंटवाने के काम किए। इसने रिलीफ प्रोग्राम के तहत राशन वासन बंटवाने का काम किया लोगों तक। तो इसने 2 तरीके के रिलीफ प्रोग्राम निकाले। देखो मैंने बोला ना, थोड़ा सा जो था सेंसिबल था। एक तो इसने रिलीफ वर्क निकाला, उसमें क्या था, जो लोग वर्केबल हैं, जिनके पास काम करने लायक शरीर है, वो काम करेंगे तो उनको उसके बदले कुछ मिलेगा। और ग्रेटिट्यूशन, जिसको चैरिटेबल रिलीफ बोला गया, ये चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, छोटे या बूढ़ों के लिए, या फिर जिनके पास नहीं है कुछ, बहुत ही कमज़ोर शरीर के हैं, उन लोगों के लिए रिलीफ वर्क निकाला गया। तो 2 तरीके के रिलीफ वर्क थे। ये पेंटिंग देखिए, ये आप 76-78 से लेकर 78 तक की ये फ़ोटो है। आप देख सकते हैं, इसमें पसलियाँ दिख रही हैं। लोगों के बेचारों का क्या हाल हो रखा था भूखमरी की वजह से, खाना ही नहीं था लोगों के पास। मतलब इतना बड़ा देश, इतना बड़ा साम्राज्य, लेकिन ये अंग्रेज सब लूट कर ले जा रहे थे, कुछ रखा ही नहीं इन्होंने, लोग भूखे मरे जा रहे थे। पसलियाँ दिख रही हैं लोगों की। और इस फेमाइन में जो अकाल पड़ा था 1876 वाला, इसमें 8.2 मिलियन डेथ हो जाती है। आप सोचिए, 80 लाख लोग मर गए। 80 लाख, 30 लाख आबादी, 30 करोड़ आबादी थी, उसमें से 80 लाख लोगों का मर जाना। अगर आज के ज़माने में देखें, जैसे 130 करोड़ हमारी आबादी है, तो मान लो इसमें से 5-6 करोड़ लोग मर जाएं, कितना बड़ा, मतलब भूख से मर जाएं यार, भूख से मर गए थे उस टाइम पे इतने लोग। तो वो जो समय काल था वो एक बहुत ही काला धब्बा था। एक तो सबसे बड़ी बात तो 2 मानसून लगातार ऐसे गए थे 1876 से लेकर 78 तक, जिसमें बारिश ही नहीं हुई थी, मानसून रहित हो गया था पूरा, जिससे 58 मिलियन लोगों का जीवन बिल्कुल तहस नहस हो गया था, अफेक्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एरिया जो था मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बॉम्बे, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टिव एरिया थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा था। और ऊपर से भगवान की भी लीला अपरंपार थी। कालरा और फीवर जैसी बीमारियाँ चल रही थी, जिससे लोग और मरने लगी और कंडीशन को मिजरेबल बना दिया। और तीसरा और बड़ी प्रॉब्लम थी लिप्टन की, जो एक इतनी बेकार पॉलिसी जो इस सिचुएशन को टैकल करने में फेल रहा। ऊपर से हमारी लाइफ में लिप्टन दे दिया था अंग्रेज़ों ने, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार आदमी था, इससे कुछ समझा ही नहीं। और जो गवर्नमेंट के रिलीफ मेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। लगभग 80 लाख लोग हो गए। तो 1878 से 80 के बीच में क्या होता है, पहली बार माइन कमीशन का गठन होता है सर रिचर्ड डिस्पैच की द्वारा। इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन दिए। इन्होंने बोला कि फंड रिलीफ पे हमें काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क पे हमें काम करना पड़ेगा। और फेमाइन कोड जो है 1883 में पहली बार एग्जिस्टेंस में आया।
फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भी इसी के टाइम पे आया और 1878 में आता है। इसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। गैग का मतलब होता है किसी के गले को चोक कर देना, एक तरीके से गला दबा देना, आप ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या था, वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय। जो क्षेत्रीय भाषाएं थी इसमें भी अखबार अब छपने शुरू हो गए थे, क्यों? क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह थी वो थोड़ा सा सस्ती हो गई थी। तो अब प्रिंटिंग की जो मशीनें थी, प्रेस मशीनें थी, थोड़ी सस्ती हो गई थी। तो अब लोग पहले तो इंग्लिश में ही हुआ करते थे, लेकिन अब 1878 के आते आते लोकल लैंग्वेज में भी अखबार छपने लगे थे। लेकिन इसको लगा कि ये तो रिवोल्यूशनाइज कर देंगे चीज़ों को, उसे क्या बोलते हैं, इससे कई सारे रिवोल्यूशन आने की आशंका थी और आए भी, क्योंकि और लोकल लैंग्वेज ही अंग्रेज समझ नहीं पाते थे। तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचने लगी थी लोकल लैंग्वेज में। तो इसने क्या किया, प्रेस को बंद करने के लिए ये एक्ट लेके आया कि बिना परमिशन के आप कोई अखबार नहीं छाप सकते। तो एक तरीके से इसने प्रेस के मुंह पर ताला लगा दिया। ये वर्नाकुलर एक्ट यही था, इसने प्रेस को एकदम, प्रेस को फ्री नहीं रखा, ताला लगा दिया गया प्रेस के मुंह पर, ठीक है। उसके बाद आता है 1878 में एक और आर्म्स एक्ट आता है। आर्म्स एक्ट में क्या था, पहले हथियार कोई भी रख लेता था, अब क्या किया गया, जो आपको कोई हथियार रखना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के बिना आप हथियार नहीं रख सकते। अभी भी हमारे यहाँ पे यही पॉलिसी फॉलो करती होती है। तो ये था एक तरीके से हमारा कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल थे जो मैंने आपको बताया। 1857 के इम्पैक्ट बता दिए थे मैंने। अब उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे वो बता दिए मैंने। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2-4 और गवर्नर जनरल को। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे सीधे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, जो आगे चल के बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज करेंगे और फ्रीडम तक ले जाएंगे हमें। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और इस लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा एक समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।